नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पर। आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों 8। इससे पहले दोस्तों 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लरकाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तराजू कहाँ से पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, यानी कि गुजरात से ही दोस्तों तराजू प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता रखा है, डिटेल क्लास आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें, सर्वाधिक वर्णित नदी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैदिक साहित्य से। यहाँ से दोस्तों देखिए सबसे दोस्तों पवित्र नदी कौन सी थी और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों वैदिक साहित्य में अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक वर्णित नदी यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो है किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो है आपकी सिंधु नदी। अगर पूछा जाता है आपको सबसे पवित्र नदी, ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी अगर आपको पूछा जाता है तो पवित्र नदी कौन सी है, वो है आपका सरस्वती। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी और पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ऑप्शन देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, याद रखेंगे इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो वो है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पूछे जा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। ठीक है, कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था, तो ये पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से। साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ महात्मा बुद्ध का, तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व, सॉरी 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था जन्म, जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों, पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। ठीक, और साथ ही साथ पत्नी का नाम, माता का नाम पूछा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, माता का नाम था माया देवी। क्या था, माता का नाम माया देवी था। और पत्नी का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। पुत्र का नाम क्या था पूछा जा सकता है, पुत्र का नाम था राहुल। क्या था, राहुल। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इसको आप जरूर देखें डिटेल क्लास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संथारा प्रथा जो है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखेंगे कौन सी प्रथा है, संथारा प्रथा। ठीक है, तो संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है, नीचे देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर, जैन धर्म। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों संथारा प्रथा जो है
किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जैन धर्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैन धर्म के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, आप जरूर डिटेल क्लास देखें। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्थापक में, याद रखेंगे। अगर आपको संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपको संस्थापक पूछा जाता है जैन धर्म का, तो आप क्या करेंगे? ऋषभदेव। क्या करेंगे? ऋषभदेव। ठीक। अगर आपको पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अब महावीर स्वामी आपको पता है कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो 2 फैक्ट दोस्तों यहां से याद रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अगर पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप करेंगे महावीर स्वामी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहां से आपके पूछे जाते हैं तीर्थकर। तो जैन धर्म में दोस्तों कितने तीर्थकर हुए? ठीक है, तो 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। ठीक है, इसमें पहले नंबर में फर्स्ट तीर्थकर कौन थे ये पूछा जाता है, तो फर्स्ट तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव। कौन थे फर्स्ट तीर्थकर? ऋषभदेव थे। ठीक है, साथ ही साथ 21वें तीर्थकर कौन थे? 21वें नंबर के तीर्थकर, तो 21वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ। सॉरी, एक मिनट, 21वें कौन थे? नेमिनाथ। ठीक, और 21वें के बाद 22वें तीर्थकर कौन थे? अगर आपको पूछा जाता है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। ठीक है, 22वें तीर्थकर कौन थे? 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। ठीक है, और 23वें नंबर के तीर्थकर थे जैन धर्म के कौन थे? वो थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, ये क्रम भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जैन धर्म के मैंने आपको बताया वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। दोस्तों देखिए, महावीर स्वामी से भी आपको पूछा जा सकता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। अगर आपको पूछा जाए जन्म कब हुआ महावीर स्वामी का, तो याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, साथ ही साथ माता का नाम क्या था इनकी? माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं महावीर स्वामी से और जैन धर्म से। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसने नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया और इसके लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो है इसने जो दोस्तों नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने किया और इसके लिए प्रसिद्ध था फिरोज शाह तुगलक, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है संसद के किस सदन का सदस्य होता है? ऑप्शन देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या फिर किसी भी सदन का नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो वो है आपका 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रधान। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रपति जो है दोस्तों देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, अगर आपको पूछा जाता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है दोस्तों वो कौन से अनुच्छेद में लगता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 क। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 61 क। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो काफ़ी सारे मैंने आपको इसमें राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक बताए हैं, उसको आप जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति जो है संसद के किस सदन का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, क्या नहीं लिया गया है बताना है। ऑप्शन देखिए, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, संसदीय शासन या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। देखिए दोस्तों क्या नहीं लिया गया है पूछा गया है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली भी ली गई है, तो मूल अधिकार नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार दोस्तों ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं मूल अधिकार, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आपको पूछा जाता है मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, रूस से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार, ठीक है, तो मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। मूल अधिकार में अगर बात करें संशोधन की, ठीक है, तो मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किसका है। ठीक है, तो याद रखेंगे मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो ये है दोस्तों संसद के पास। ठीक है, संसद, याद रखेंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है, तो संसद को है, याद रखेंगे। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था। पहला देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, संविधान सभा का उपाध्यक्ष। आपने सुना होगा संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था, ये आपने सुना होगा, लेकिन उपाध्यक्ष आपने सुना है तो जरूर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था संविधान सभा में, तो एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है,
अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे? ये थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक हो गया, तीनों चीजें याद रखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है, तीनों चीजें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 का आंसर करिए। कौन सा संविधान संशोधन जो है लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कौन से संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 24वां या फिर 7वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु संविधान किसे कहते हैं? कौन से संविधान संशोधन को कहते हैं? तो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ 44वां यानी कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, साथ ही साथ 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24वां संविधान संशोधन आपका 1971 में। ठीक है, 1971 में। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां हुआ था 1956 में। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखें। तो दोस्तों संविधान संशोधन यानी कि कौन सा संविधान संशोधन जो है लघु संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को माना जाता है मिनी संविधान। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? ये जरूर याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। तो 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर भाग पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? बताइए। भाग 4, भाग 10, भाग 15 या भाग 20? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 20। ठीक है, याद रखेंगे संविधान संशोधन का उल्लेख जो है किस भाग में है? तो भाग 20 में है। अगर पूछा जाता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 में जो है दोस्तों क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे। भाग और अनुच्छेद दोनों याद रखने हैं। अगर आपको भाग पूछा जाता है तो भाग 20 और अनुच्छेद पूछा जाता है तो आपका 368। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आप कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। कहाँ? ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, देखिए भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन देखिए, दूध से, दाल से, तिलहन से या फिर चाय से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का? तो मैंने बताया था दोस्तों कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं सारे मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, ठीक है, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो। ठीक, ये सारी क्रांतियां बता रखी हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, दूध, दाल, तिलहन, चाय। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों, तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। अगर आपको पूछा जाता है हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति संबंधित है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न
उत्पादन से। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति पूछी जाती है तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध से। किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। ठीक, अगर आपको पूछा जाता है नीली क्रांति, ठीक है, क्या पूछा जाता है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, तो नीली क्रांति है दोस्तों आपका मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। अगर आपको पूछा जाता है गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली, झींगा मछली। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ये क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांति हैं सभी याद रखनी है। नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी याद रखनी है। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है कि कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए, पीट कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? कौन सा कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 13 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए दोस्तों। किस पर्वतीय स्थल को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पर्वतीय स्थल को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी? ऑप्शन देखिए, माउंट आबू, पंचमढ़ी, लेह या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 14 का? सतपुड़ा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा 14 का दोस्तों पंचमढ़ी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों पंचमढ़ी को। ठीक है, यह पर्वतीय स्थल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है देखिए, निम्न में से दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। इनमें से दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन देखिए, मंगल और बृहस्पति, बुध और पृथ्वी, बुध और शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो ग्रहों का कौन कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुध और शुक्र के दोस्तों कोई भी उपग्रह इनके नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी वह होती है, क्या होती है? बाजार अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा नियंत्रित, सरकार नियंत्रण से मुक्त हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था दोस्तों वह होती है, क्या होती, कैसी होती है बाजार अर्थव्यवस्था? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 16 का राइट हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त। ठीक है, याद रखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है, कि सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। मध्य प्रदेश, असम, मेघालय या फिर केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का असम। ठीक है, तो असम में है दोस्तों सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 कहां आयोजित किया गया? ये करंट अफेयर्स से हैं दोस्तों क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताए हैं पहले। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन देखिए, वाराणसी, अयोध्या, फरीदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का? विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला जो है दोस्तों 2025 का, इसका आयोजन जो है फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, पहले बताया मैंने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 16 दिसंबर, 17, 18 या फिर 19। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का? आंसर कीजिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी मैंने पहले आपको मॉक टेस्ट में पहले भी ये क्वेश्चन आपका मैंने ऐड किया था, तो आपको पता होगा द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए दिनेश सहारा, देवेंद्र कुमार, अरुण शौरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अरुण शौरी के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।